एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर का पूरा माइंड मैप कि कैसे हम इसको बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। तो ये रहा हमारे पास वो माइंड मैप। आप बहुत ही आसानी से ना इस पूरे माइंड मैप से पूरे ही चैप्टर को रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एक टर्म आ रहा है। अभी केमिकल रिएक्शन क्या है? सो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जहां पर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सब्सटेंस का, दैट अंडरगो सम सॉर्ट ऑफ चेंज। जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज होता है, विच मीन्स यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो सब्सटेंस है उनमें चेंजेस हुए और नए सब्सटेंस बने। सो जो सब्सटेंसेस में चेंज अकर कर रहा है उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो नए सब्सटेंस बने उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो एनी केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, ठीक है। कोई भी केमिकल इक्वेशन जब हम लिख रहे हैं तो जो भी रिएक्टेंट्स हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड पर लिखेंगे, ठीक है। और बीच में एरो आता है इस टाइप से। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। सो इट इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, और इनके जो भी सिंबल है उनको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। सो रिएक्टेंट्स क्या यील्ड करते हैं? दे यील्ड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स अंडरगो चेंजेस, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और नए सब्सटेंस बनते हैं। उन नए सब्सटेंसेस को ही हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्लियर? अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन अकर करी है? सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली देख के बता सकते हैं कि यस, केमिकल रिएक्शन अकर करी है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। या तो स्टेट चेंज होगी, ठीक है। जैसे ऐसा हो सकता है कि एक हमारा जो सब्सटेंस है वो सॉलिड है, बट जब रिएक्शन हुई तो जो नए प्रोडक्ट्स बने हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। तो फिजिकल स्टेट यहाँ पर चेंज होती है, ठीक है। चेंज इन कलर, आपको पता है जैसे ही हम क्या करते हैं, आयरन नेल को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो पहले वो ब्लू कलर का होता है, फिर वो जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है क्योंकि फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है। तो विच मीन्स जब भी कलर चेंज हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। देन इज चेंज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने लिखा है हीट एक्सचेंज के फॉर्म में हम रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो जब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको हम एक्सोथर्मिक कह रहे हैं। एक्सो यानी कि एग्जिट, थर्मल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी। तो जब एनर्जी का क्या हो रहा है? एग्जिट, यानी एनर्जी इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। जब टेम्परेचर घट रहा है यानी कि जो एनर्जी है उसे हमें देना है, एन दो, एनर्जी दो, ठीक है। एनर्जी देनी है हमें यहाँ पर, तो विच मीन्स टेम्परेचर घटेगा और इस केस में जो हीट है वो भी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो क्लियर है? विच मीन्स चेंज इन टेम्परेचर भी जब हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई टाइप की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है। देन इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। बहुत सारी गैसेस इवॉल्व हो सकती हैं, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो जब भी गैसेस इवॉल्व हो रही हैं तो हमें अगेन पता चल जाएगा कि कोई रिएक्शन यहाँ पर हुई है। बहुत सारी गैसेस को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। सो आई होप यार ये सारी चीजें क्लियर हैं। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कैरेक्टरिस्टिक में, क्योंकि हमें पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जनरली प्रेसिपिटेट बनता है, और जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तभी भी हमें पता चल जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर करी है। तो आई होप इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है ना वो हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे, वो राइट हैंड साइड के इक्वल होने चाहिए। अगर 6 सोडियम के एटम्स हैं किसमें? रिएक्टेंट में, तो 6 ही सोडियम के एटम्स होने चाहिए। कहाँ पर? प्रोडक्ट में भी। अगर ये नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, या फिर एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि ये स्टेट करता है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एक केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो मास हमारे पास सेम कब आएगा? जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आपको पता है
हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का मास कितना है? इसका 1 होता है, इसका 12 है, इसका 14 है, इसका 16 है। तो ये मासेस हमारे पास डेफिनेट है ना। तो जो भी एटम्स है उनका नंबर जब सेम होगा तभी तो टोटल ऐड करके हमारे पास मास सेम आएगा ना। जैसे मान लो 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, सो मास कितना हो गया? 32। अगर हमारे पास LHS में 2 एटम्स हैं और RHS में सिर्फ 1 है तो मास कितना हो गया? 16। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिर नहीं हो पाएगी, इसीलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करके हम ये कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन हमेशा ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, देख लो, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रिमेन सेम होगा ये, नंबर ऑफ एटम्स रिमेन सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सो जो नंबर ऑफ एटम्स है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट वो सेम रहते हैं दोनों ही साइड। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। 4 टाइप है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर 2 या 3 रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है, यानी एक रिएक्टेंट होता है और 2 या 3 प्रोडक्ट बनते हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। डिकम्पोजिशन को हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या है वो 3 कैटेगरीज? एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि जहां पर हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर दूसरा है फोटोलिटिक, फोटो खींचते हैं तो लाइट की प्रेजेंस होनी जरूरी है ना, लाइट होनी चाहिए तभी अच्छी फोटो आती है, तो जहां पर लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। और इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी है ना, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो विच मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस चाहे कोई सी भी हो, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पर, या फिर हम कहें कोई भी टाइप की एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी याद रखनी है। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम का आयन क्लोरीन के साथ चले जाता है और बेरियम सल्फेट के साथ चला जाता है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बनता है। किसका? बेरियम सल्फेट का। बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का पीपीटी होता है। तो जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है ना, जनरली ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। रिड ऑक्स, ठीक है, RED फॉर रिडक्शन एंड OX फॉर ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का गेन या फिर ऑक्सीजन का लॉस। ठीक है, और ऑक्सीडेशन, नाम में ही ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पर गेन होता है और हाइड्रोजन का यहाँ पर लॉस होता है। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर दोनों ही होंगे, कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है किसी सब्सटेंस का और किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, लास्ट में हम पढ़ते हैं अबाउट कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जब भी मेटल अपनी अनडिजायरेबल स्टेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, अनडिजायरेबल मतलब जो बिल्कुल अच्छी स्टेट नहीं है, जो भी उसकी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी खराब हो चुकी हैं। सो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू नॉट नेसेसरीली ऑक्साइड। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनटू अनडिजायरेबल स्टेट लिख देंगे। So conversion of metal into its undesirable form by the action of water या moisture या फिर air या acid, तो उसको हम corrosion कहते हैं। ठीक है, रस्टिंग एक एग्जाम्पल होता है कोरोजन का। आपको पता है जो आयरन है उसमें जंग लग जाता है, रस्ट में वो बदल जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो उसमें जब जंग लग जाता है तो हम कह रहे हैं इसमें रस्टिंग हो रही है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ओनली। कोरोजन का मतलब ही यही है कि जो मेटल है वो खराब हो जा रहा है, अपनी अनडिजायरेबल स्टेट में चेंज हो जा रहा है, जो भी उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी वैनिश हो जा रही हैं, सारी खत्म हो जा रही हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड ऑल्सो हम लोगों ने 2 बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, तो जो भी बच्चा एनरोल करना चाहता है यार डेफिनेटली जाओ और एनरोल करो। सबसे पहला बैच निपुण बैच है, ये बैच मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि आप लोग जाके परचेस करो। सिर्फ 599 प्राइस है इसका। ठीक है, अगर आप कोड लगाओगे Y916 तो और भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 585 आपको यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। इस बैच के जो फीचर्स हैं ना आपको किसी और बैच में नहीं मिलेंगे। इस कॉस्ट में हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। आपके यहाँ पर सारे लेक्चर्स हैं,
सारे चैप्टर वाइज लेक्चर्स यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। साइंस में तीनों हो गए, ठीक है, इसके अलावा वी हैव इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ, सब कुछ यहाँ पर इस बैच में इसी प्राइस में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स मिल रहे हैं, फिर हम यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वर्कशीट्स भी दे रहे हैं, और इसके जो सोल्यूशन है वो हम खुद से लाइव आपको दे रहे हैं, लाइव सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर वाइज वर्कशीट्स हैं, यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं, बीट MCQs, केस बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, सारे हम यहाँ करा रहे हैं। 15 हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, इसको भी हम लाइव सॉल्व करवाएंगे। आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। आप कोई बुक भी खरीदोगे ना, आपको सिर्फ सोल्यूशन मिल जाएगा, लाइव कोई टीचर आपको सॉल्व नहीं करवाएगा, बट हम यहाँ पर करवा रहे हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स जो हमने खुद सारे टीचर्स ने बना रखे हैं वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हम लोग रखेंगे कि आपके जो भी डाउट्स हैं वो स्पेसिफिकली कुछ सेशंस में हम लोग कवर कर सके। तो इतना सब कुछ आपको सिर्फ इस प्राइस में मिल रहा है। तो कोड यूज कर लेना Y916, अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पर K10 सेक्शन पर चले जाना। K10 सेक्शन पर जैसे ही जाओगे आपको एक निपुण बैच दिखेगा, दूसरा दिखेगा प्रगति बैच। मेरे हिसाब से ये वाला बैच आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो आप इसको परचेस करो। ऐसे मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो प्रगति बैच है उसका प्राइस तो कम है 349, बट यहाँ पर लेक्चर्स तो देखो आपको मिलेंगे ही, ठीक है, बट यहाँ पर वर्कशीट्स नहीं है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, बट डाउट सॉल्विंग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ई बुक्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि ये सस्ता है तो मुझे ये ले लेना चाहिए, तो आप डेफिनेटली प्रगति बैच को भी ले सकते हो। कोड सेम रहेगा Y916, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको ये बैच लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ 250 रुपीज़ आपको और देने हैं एंड यू आर गेटिंग ऑल दीज फीचर्स। वर्कशीट है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स वो भी 15, और वो भी सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। देन वी हैव नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशंस। तो ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि मेरे हिसाब से इस बैच को सबसे ज़्यादा डिफरेंट बनाते हैं। सो गो फॉर निपुण बैच अकॉर्डिंग टू मी। Y916 इज द कोड दैट यू मस्ट यूज। तो इसका यार स्क्रीनशॉट ले लेना स्टार्टिंग में जब मैंने दिखाया था, जब ये कुछ भी लिखा नहीं हुआ था, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा। अगर हुआ है सो डेफिनेटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।